उसके बाद है हमारा जड़। उसके बाद है हमारा जड़। हमने पत्ती के बारे में पढ़ लिया है और तना के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जड़ के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे हम? जड़ के बारे में। तो जड़ बेसिकली हमारा है, जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। जो जड़ है बेसिकली, जड़ का क्या है? जो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी से जकड़ कर रखती है। क्या? पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखती है। ये कार्य कौन करता है? तो जड़ करता है। कौन करता है? तो जड़ करता है। उसके बाद है जड़ भूमि के जल अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब होता है बाबू, मतलब जो भूमि का जो जल रहती है उसे क्या अवशोषित कर लेती है, मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। बेसिकली कि हमारे फर्श में पानी गिर जाए और हम कोई तौबल ले तो तौबल को हम उस पानी पे डाल दे तो देखेंगे कुछ समय बाद वो पूरा पानी, मतलब पूरा तौबल गीला हो जाएगा और पूरा पानी सोख लेगा अपनी ओर। तो उसी को हम क्या कहेंगे? अवशोषण या अवशोषित कर लिया। ठीक ठीक। उसी जैसे कि जड़ भूमि से जल को अब क्या करे? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है। ठीक। उसी प्रकार जल में विलयन खनिज जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो हमारे जल में विलयन रहते हैं, खनिज पदार्थ घुलित रहते हैं, ये जड़ क्या कर लेते हैं? उन्हों को भी अपने साथ अवशोषित कर लेती है। ठीक, अवशोषित कर लेती है। उसके बाद हमारा है जड़ के प्रकार। फिर क्या हमारा? जड़ के प्रकार। बेसिकली हमने पत्तियों के 2 प्रकार पढ़ा है। ठीक, पत्तियों के 2 प्रकार पढ़ा है। एक कौन सा है? जालिका व जालिका विन्यास। फिर दूसरा है रेशेदार विन्यास। ठीक, शिरा विन्यास। ठीक, तो दोनों मैंने पत्तियों के बारे में 2 पढ़े हैं। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में जड़ के 2। ठीक, पहला है मूसला जड़, फिर दूसरा रेशेदार जड़। पहला है मूसला जड़, फिर दूसरा है रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ कौन से? तो जिन जड़ों में एक मोटी मुख्य जड़ होती है तथा कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें मुख्य जड़ से निकलती हैं, मूसला जड़ कहलाती है। बेसिकली मूसला जड़ वह है जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, और उसमें से कुछ छोटी छोटी पार्श्व जड़ें, इसमें वे ऐसी जड़ है, मूसला जड़ है जिन जड़ों में एक मुख्य जड़, जिन पौधों में या जिन जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है, और उन मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। बेसिकली कोई जड़ में एक मुख्य जड़ हो और उस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। ठीक, उसके बाद फिर है हमारा रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ कौन से? तो जिन जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है और सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, वे रेशेदार अथवा झकड़ा जड़ कहते हैं। बेसिकली ये ऐसे जड़ हैं जो इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। बेसिकली हम ऐसे जो पौधे होते हैं इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, ये कैसे जड़ होते हैं? रेशेदार या झकड़ा जड़ कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों की शिरा विन्यास में संबंध। बेसिकली जो हमारी जड़ के 2 प्रकार हैं, हमने पहले ही बताया, जो जड़ के 2 प्रकार है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। उसी तरह हमारे पत्तियों के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? जालिकाव्रत और समांतर शिराविन्यास। ठीक, जालिकाव्रत शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास 2 हमारी पत्तियों के भी हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? आइए हम उसके बारे में जानते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिकाव्रत शिराविन्यास पाया जाता है, उनमें मूसला
जड़ पाई जाती है, उनमें कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती है। बेसिकली जिन पौधों की पत्तियों में जालिका वृंत शिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका वृंत शिरा विन्यास पाया जाता है, उसमें कौन सी जड़ होती है? तो मूसला जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ होती है, मूसला जड़। ठीक। फिर उसके बाद हमारा जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास, जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, उसमें कौन सी जड़ होती है? तो उसमें होती है उनमें होती है रेशेदार। कौन सी? रेशेदार। उसमें कौन सी होती है? रेशेदार या झकड़ा, या रेशेदार या झकड़ा जड़ होती है। रेशेदार या झकड़ा जड़ होती है। ठीक। बेसिकली जिन पौधों की जिन पौधों की पत्तियों में जालिका वृंत पत्तियां पाई जाती हैं, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका वृंत शिरा विन्यास पाया जाता है, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका वृंत शिरा विन्यास पाया जाता है, उसमें कौन सी जड़ पाई जाती है? तो उसमें मूसला जड़ पाई जाती है। जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, उसमें कौन सी? तो उसमें पाया जाता है रेशेदार जड़। कौन सी? रेशेदार जड़। रेशेदार जड़। ठीक। रेशेदार। ठीक। उसके बाद है तना दो तरफा मार्ग की तरह। तना जो हमारा है, जो बेसिकली हमारा क्या है? तना है। ये दो तरफा मार्ग की तरह क्यों है? ठीक। तना तो मैंने बताया है कि उसका काम क्या है, जो नीचे जड़ हमारा जल को अवशोषित करती है, उसको भी ले जाती है। ठीक। और जो भोजन ऊपर बनता है पत्तियों में, वो भी नहीं लाती। तो इसी तरह तो पहले हमारी जो हमें बेसिकली हमारे पत्तियां भोजन बनाती है, भोजन को पत्तियां फिर क्या करते हैं? भोजन तने के थ्रू नीचे आता है। ठीक। तने से फिर नीचे आता है, फिर नीचे जड़ में जाता है। ठीक। पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाती है, भोजन को कहाँ से? तने के थ्रू नीचे आता है। ठीक। तने नीचे लेकर आता है, फिर वो जड़ में चला जाता है, जड़ में। और उसके बाद जड़ क्या करता है? खनिज पदार्थ और जल को अवशोषित करता है। ठीक। जड़ क्या करता है? बेसिकली खनिज पदार्थ और जल को अवशोषित करता है, फिर जड़ तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। ये जो खनिज पदार्थ है या जल है, पत्ते तक कौन पहुंचाता है? तो देखो तना इसमें भी का बीच में है, और इसमें भी बीच में तना दोनों में कार्य करता है। देखो भोजन को ऊपर से नीचे जड़ तक लाने के लिए कौन कार्य करता है? तना। और जो है पत्तियों से भोजन नीचे जड़ में लाने के लिए कौन कार्य कर रहा? तना। और जो है नीचे से खनिज और जल को ऊपर पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा? तना। ठीक। तो दोनों में तना दो तरफा मार्ग है। ठीक। ठीक। तो बेसिकली आपको मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सभी लोग मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो आप लोग बुक पढ़ोगे बाद में तो एक भी कुछ नहीं समझ में आएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे बनाए हुए नोट्स और मैं जो भी आपको ये सामने बोर्ड्स पे लिखाता हूँ, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको फिर मैं बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको जितना भी बुक में है, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने रख दिया है इसमें। हर एक मैं टॉपिक को एकदम निचोड़ कर यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो हर एक टॉपिक मेरे साथ कवर करते हुए चलिए, तो बुक नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी कोई नहीं। आपके टीचर स्कूल में क्या पढ़ाए मेरे को नहीं पता है, पर मैं जो पढ़ाता हूँ एकदम, मैं बता रहा हूँ कि एकदम अंदर से, बुक के अंदर से झाँक कर एकदम निचोड़ कर लाता हूँ, एक-एक चीज़ मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो वो बेसिकली मेरे साथ हर बच्चा अपनी नोटबुक एक ले ले, और मेरी साइंस की जितनी भी क्लास की है, सबकी मैं जितनी भी क्लास बना सबकी नोट्स बना ले। और मैं बता रहा हूँ कि ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोग मेरी नोट्स पढ़ लोगे और एकदम अंदर से पढ़ लोगे, तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत, और पेपर टाइम मेरे नोट्स आप लोग देख लोगे, एकदम ईज़ी तरीके से लगे। आप मेरे साथ नोट करते हुए चलोगे तो अच्छी बात है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने अब पढ़ने जा रहे हैं पुष्प के बारे में, ठीक। बेसिकली पढ़ने वाले हैं पुष्प के भाग। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प और पुष्प के भाग। तो पुष्प के भाग
मुख्य भाग, बृहदल, बहदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। टोटल पुष्प के हम कितने भाग पढ़ेंगे? तो 4। पहला है हमारा बाहदल, दूसरा है हमारा दल, तीसरा है हमारा पुंकेसर, चौथा है स्त्री केसर। हम चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा बाहदल। बाहदल ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो हरा एवं पत्ती नुमा होता है। ये पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य करता है। बेसिकली हमारा जो बाह्यदल होता है, जो हमारा बाह्यदल होता है वह बाहरी चक्र होता है। वह क्या होता है? बाहरी चक्र होता है। जो हमारा बाह्यदल होता है वह क्या होता है? बाहरी चक्र होता है। और ये पत्ती नुमा होता है, मतलब पत्तियों के तरह होता है। और ये पुष्प को कलिका अवस्था, जब पुष्प हमारा कली अवस्था में रहता है, जो हमारा पुष्प है वो कौन सी अवस्था है? जब कली अवस्था में रहता है तो उसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक, और उसे सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक, बेसिकली मैं आपके सामने एक पुष्प ला रहा हूँ। ये गुलाब का है। ये किसका फूल है? गुलाब का, मतलब पुष्प किसका? गुलाब का। ठीक, ये जो है हमारा, ठीक, ये जो हमारी ये क्या है? गुलाब की ये क्या है? पंखुड़ियाँ। ठीक, और ये क्या है? ये जो हमारी इसकी के बारे में, ये हमारा कौन सा दल है? बाहरी दल। ये कौन सा हमारा दल है? बाहरी दल। बाह जिसे बोलते हैं बाह दल। क्या बोलते हैं? बाह दल, बाह दल या बाह दल। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पत्ती नुमा है या नहीं? हरा हरा भी है। तो हमारी जब ये फूल, जब हमारा ये कली में रहा होगा तो इसकी जो सुरक्षा कौन करता था? ये बाहदल, ये बाहदल। ठीक, ठीक, बाहदल। फिर उसके बाद है हमारा दल। ये सम्मानिता वर्णों की उपस्थिति के कारण चमकदार और रंगीन होते हैं। जो हमारा रंग है, ठीक, समानता रंगीन चमकदार होते हैं। सम्मानिता वर्णों की उपस्थिति के कारण चमकदार एवं रंगीन होते हैं और ये सभी सजीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो हमारी बेसिकली फूल में ये जो हमारे फूल हैं पुष्पों में, बेसिकली जो हमारे पुष्प हैं, तो ये दल के कारण ही हमें लोगों को और सभी सजीवों जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसके द्वारा? दल के द्वारा। ठीक, क्योंकि ये इसमें अलग अलग रंग होते हैं। ठीक, सभी फूल अपने अपने रंग होते हैं अलग अलग। ठीक, उसी प्रकार हमारा है पुंकेसर। क्या है हमारा? पुंकेसर। पुंकेसर है क्या चीज? तो पुंकेसर ये दल के, जैसे कि हमारा गुलाब है, ये जैसे कि हमारा गुलाब है, इसमें जो है दल है। ठीक, पिंक पिंक क्या है? मतलब गुलाबी कलर क्या है? ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो ये सब किसमें? दल में है। ठीक, किसमें? दल में है। उसके बाद हमारा क्या? पुंकेसर ये दल के अंदर पाए जाते हैं। पुंकेसर कहाँ पाए जाते हैं? दल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, इनकी संख्या सामान्यतः 4 से 6 होती है। जो हमारा पुंकेसर है, जो पुंकेसर है दल के अंदर पाया जाता है। जो हमारा पुंकेसर है पुष्प के अंदर पाया जाता है, पुष्प के अंदर, जिसकी संख्या 4 से 6 होती है। ये पुष्प का नर जनन अंग भाग होता है। मतलब ये पुष्प का कौन सा? तो नर भाग होता है। ये जो हमारा पुंकेसर है ये किसके अंदर पाया जाता है? पुष्प के अंदर पाया जाता है। प्रत्येक ये कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प के अंदर पाया जाता है। ठीक, इनकी संख्या सामान्यतः 4 से 6 होती है। 4 से 6 होती है। ये पुष्प के नर जनन भाग हैं। ठीक, नर जनन भाग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक लंबा तंतु होता है और प्रत्येक पुंकेसर में एक लंबा तंतु होता है। और इसका ऊपर वाले भाग में फूले पाराकोश, इसके ऊपर वाले भाग में फूले और पाराकोश पाए जाते हैं। फूले पाराकोश पाए जाते हैं। पाराकोश में परागकण होते हैं। जिसके ऊपरी भाग में फूल है जिसमें पाराकोश पाया जाता है और पाराकोश पाए जाते हैं। और पाराकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। परागकण पाए जाते हैं। परागकण बारीक एवं धूल के समान होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? तो बारीक एवं धूल के समान कण होते हैं। बेसिकली
बेसिकली जो हमारा पुंकेसर है ये किसके दल के अंदर पाया जाता है और ये इनकी संख्या 4 से 6 होती है। और ये और इसका ऊपरी जो इसका ऊपरी है नर जनन अंग है। इसका कैसा है, ऊपरी का जो भाग है इसे फूल जो हमारा जो ये पुष्प है नर जनन भाग है, ठीक। और प्रत्येक पुंकेसर या प्रत्येक पुंकेसर और प्रत्येक पुंकेसर में जो क्या पाया परागकोश पाए जाते हैं। अब परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण। जो हमारे प्रत्येक पुंकेसर होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, परागकोश। और परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण। और जो परागकण किसके समान होते हैं, तो बारीकी धूल के समान होते हैं। बारीकी धूल के कण के समान होते हैं। बेसिकली जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, तंतु है, ठीक है। पराग पराग कोष्ठ, यहाँ पे हमारा नर जनन अंग है, ठीक। पराग कोश, क्या पराग कोश, ठीक। यहाँ पे नर जनन अंग है। उसके बाद हमारा क्या है, स्त्री केसर। तो बेसिकली पुंकेसर समझ में आया या नहीं। बेसिकली पुंकेसर एकदम इजीली तरीके, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आता है, पर ये 9वीं 10वीं के बच्चों को ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। हम तुम्हें ऊपर ऊपर के बारे में इसके बता दे रहे हैं, ठीक। इसको पढ़ लेना है, ज़्यादा अंदर से कुछ नहीं आता है, एकदम डिटेल से, ठीक। तो हमने बता दिया आपके नॉलेज के लिए कि ये दल के अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली किसके अंदर पाया जाता है, तो दल के अंदर पाया जाता है। ये दल के अंदर पाया जाता है। इनकी संख्या 4 से 6 होती है और ये पुष्प के नर जनन अंग या नर जनन भाग है। ये नर जनन अंग या नर जनन भाग है। अब प्रत्येक पुंकेसर एक लंबा तंतु होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक लंबा तंतु होता है और इसका ऊपरी भाग में ऊपरी वाले भाग में फूल परागकोश पाए जाते हैं। और परागकोश में क्या परागकण पाए जाते हैं, जो धूल के समान कण होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा है स्त्री केसर, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर है क्या, वैसे स्त्री केसर पुष्प के बीच में पाए जाते हैं। ये पुष्प का मादा जनन भाग है। स्त्री केसर 3 भाग होते हैं, जो वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय है। वर्तिकांग पुंकेसर से जाने वाले परागकण को ग्रहण करता है और फिर ये परागकण वर्तिकांग से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं, ठीक। ठीक, इसका बेसिकली क्या बात है, हमें देखो पुंकेसर से ही पता चलता है कि मतलब वो नर के बारे में बात है। स्त्री मतलब महिला के बारे में समझो, स्त्री के बारे में किसी बात है तो मतलब स्त्री केसर ये। और हाँ बेसिकली ये पाया जाता है स्त्री केसर, ये कहाँ पर, पुष्प के बीच में पाए जाते हैं। पुष्प के बीच में पाए जाते हैं ये स्त्री केसर कहा जाता है। पुष्प के बीच में पाए जाते हैं। ये पुष्प का मादा जनन भाग है। ये पुष्प का मादा जनन भाग है। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो 3। कौन कौन से होते हैं, पहला है हमारा वर्तिकांग, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। पहला हमारा भाग स्त्री केसर का कौन सा, वर्तिकांग, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय, अंडाशय। जो वर्तिकांग से पुंकेसर से आने वाले परागकण हैं, बेसिकली परागकण जो आते हैं वर्तिकांग से, जो वर्तिकांग के पुंकेसर से जो हमारे परागकण आते हैं, ठीक। पुंकेसर से आने वाले कण को परागकण को क्या करता है, ग्रहण करता है। जो हमारी वर्तिकांग है पुंकेसर से आने वाले परागकण को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। परागकण को ग्रहण करता है और फिर ये परागकण वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं अंडाशय। कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडाशय। बेसिकली
हम इसको यहाँ बना के बता रहे हैं, ये ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है बेसिकली, वर्तिकांक क्या होता है, वर्तिकांक। यहाँ पे हमारा अंडाशय होता है, यहाँ हमारी वर्तिका होती है। ठीक, बेसिकली बेसिकली हमारा क्या होता है, वर्तिकांक यहाँ पे होता है, वर्तिकांक। ये हमारा वर्तिकांक ऊपर होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्तिका, उसके बाद हमारा क्या, अंडा। ठीक, हमारा जो ऊपर होता है वर्तिकांग, नीचे वर्तिका, फिर अंडा से। ठीक, क्योंकि इससे होते ही क्या होता है, परागकण आते हैं अंडा से। ठीक, उसके बाद हमारा पूर्ण पुष्प, क्या हमारा पूर्ण पुष्प। फिर उसके बाद हमारा क्या है, पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प है क्या, ऐसा पुष्प जिसमें चारों ही चक्र पाए जाते हैं, वो पूर्ण पुष्प है। बेसिकली पूर्ण पुष्प है क्या चीज, ऐसा पुष्प जिसमें चार चरण जो है हमारे। पहला है हमारा कौन सा, जो है हमारा बाह्यदल, फिर है दल। पहला हमारा बाह्यदल, फिर है दल, फिर है पुंकेसर, फिर है स्त्री केसर। पुंकेसर, स्त्री केसर, इस चारों चरण अगर जिस पुष्प में पाए जाते हैं वो हमारा पूर्ण पुष्प होता है। कौन सा पुष्प, और जिसमें ऐसा पुष्प जिसमें चारों चक्रों में कोई एक चक्र अनुपस्थित हो, मतलब ना पाया जाए, तो वो कैसा होगा, अपूर्ण चक्र। वह अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण चक्र या अपूर्ण पुष्प। अब हमारा पूर्ण पुष्प का एक जैसे को उदाहरण है सरसों, और अपूर्ण पुष्प का जैसे को उदाहरण है हमारा सहतूत। क्या है, सहतूत। बेसिकली मैंने पूर्ण, अपूर्ण, अपुंग केसर, स्त्री केसर और बाह्यदल और दल के बारे में एकदम डिटेल से बता दिया। तो बच्चा इसमें कुछ कठिन नहीं है, और आपको कुछ ज़्यादा कठिन लगता है तो एक बार दोबारा फिर रिवाइंड करके ये वीडियो दोबारा देख सकते हो, पॉज कर करके। ठीक है, वीडियो मैं यूट्यूब पे पूरी डाल रखा हूँ, और रिकॉर्डेड लेक्चर है, मिल जाएगा। ये आपको पूरा अच्छे से पूरा देख लेना है, एक नहीं, दो बार, तीन बार देख लेना, एकदम अंदर से डाउट चले जाएंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आता, तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे कई बार तुमको सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा था, बाह्यदल क्या है, दद्दा दल क्या है, पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर। देखो एक बार में कुछ चीज़ें होती है कि नहीं समझ में आती। ठीक, थोड़ा ये तुम्हारे माइंड से थोड़ा ऊपर लेवल का है। ठीक, तो ये चीज़ें होती है, बेसिकली ज़्यादा अंदर से तो नहीं पूछेगा, पर पढ़ लोगे तो अभी आगे चल के तुम्हें ये फायदा करेगा। ठीक है, तो बाह्यदल बता दिया, ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक, और ये हरा पत्ती नुमा होता है, और ये हमें जब हमारी पुष्प जो जो हमारा पुष्प है कली अवस्था में रहता है, तो इसकी सुरक्षा कौन करता है। ठीक, तो बाह्यदल ही करता है। उसके बाद हमारा क्या है, दल है। जो दल है ये कहाँ समानता वो उपस्थित है, चमकदार और रंगों, जो समानता उपस्थित और रंगदार होता है, चमकदार रंगीन होता है। ठीक, ये दल होता है। उसके बाद हमारा है पुंकेसर। पुंकेसर को तो बता ही दिया, ये दल के अंदर पाए जाते हैं, इनकी संख्या 4 से 6 होती है। ठीक, ये नर भाग होते हैं, ये पुष्प का नर भाग होते हैं। पुंकेसर एक लंबा तंतु होता है, पुंकेसर एक लंबा तंतु होता है, जो जो इसके ऊपर क्या है, जो इसके ऊपर वाले भाग में फूले परागकोश पाए जाते हैं, जो इसके ऊपर वाले भाग में फूले परागकोश पाए जाते हैं, जो परागकोश से परागकण होते हैं, जो परागकोश से परागकण होते हैं, और जो किसके परागकण बारीकी एवं धूल के कण के समान होते हैं। फिर स्त्री केसर तो बता ही दिया कि न, फिर उसके बाद स्त्री केसर पुष्प के बीच में होता है, और ये पुष्प का मादा जनन भाग है, मादा जनन भाग है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल से पढ़ा दी गई हैं और अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा चैप्टर के एकदम अंत में पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा रह गया, बस 2 रीडिंग और है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
जल्द ही आपका पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम आगे के 2 टॉपिक कवर करते हैं। बेसिकली हम पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे द्विलिंगी और एकलिंगी पुष्प है। जो हमारे द्विलिंगी और एकलिंगी, बेसिकली लिंग तो पता ही है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग है हमारा पुंकेसर है, और जो स्त्रीलिंग है हमारा स्त्री केसर है। जो हमारा पुंकेसर है और स्त्री केसर है, जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है, जिसमें दोनों पाए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बेसिकली द्विलिंगी। और जिसमें एक पाया जाता है वो क्या कहलाएगा एकलिंगी। ठीक, तो हम बेसिकली पहले डिफिनेशन देख लेते हैं हमारा है द्विलिंगी की। ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर स्त्री के साथ दोनों पाए जाए वो क्या है द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री के साथ दोनों पाए जाए, ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर एंड स्त्री के साथ दोनों पाए जाए और स्त्री के साथ दोनों पाए जाए, तो वो कैसा होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी जैसे कि हमारा एग्जांपल है सरसों में पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए कैसा है ये द्विलिंगी। उसके बाद है हमारा एकलिंगी। एकलिंगी एकलिंगी में ऐसा पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर होता है या केवल स्त्री केसर होता है, वो एकलिंगी कहलाता है। बेसिकली एकलिंगी पौधा ऐसा होता है, पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें ये तो पुंकेसर पाया जाता है, ये तो स्त्री केसर, तो वो कैसे हो जाएंगे पुंकेसर जो ये तो या स्त्री केसर पाया जाए तो वो कैसे हो जाएंगे हमारे बेसिकली एकलिंगी। जैसे कि हमारा है खीरा, जैसे कि हमारा क्या है खीरा। ठीक, तो इसमें पुंकेसर पाया जाएगा तो स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली एकलिंगी, और जिसमें दोनों पाया जाए तो वो द्विलिंगी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाखुश भैया, धन्यवाद।